हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आरआरबी बिलासपुर जोन की जो हमारा नागपुर डिवीज़न है उसमें कितने भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं। ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगा। आप उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना है। ये हमारा नागपुर डिवीज़न है जो कि हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। नागपुर SECR जो कि बिलासपुर जोन में आता है। एक हमारा होता है नागपुर CR जो कि हमारा सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, वो भी हमारा बिलासपुर जोन में ही आता है। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है ये हमारा नागपुर डिवीजन के लिए है जो कि हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, SECR के अंतर्गत आता है। इसमें जो हमारे पहले पेज पे जो दिया गया है ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि हमारा नागपुर डिवीजन के द्वारा दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने लगेंगे और कितने ओरिजिनल लगेंगे, कितने हमारे फोटोकॉपी लगेंगे। तो इसमें पहले पेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नागपुर डिवीजन। तो हमारा नागपुर डिवीजन का ही हमारा लिस्ट है। इसमें सबसे पहले लगता है आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगे थे सेम टू सेम हमारा ज्वाइनिंग के समय भी उतने हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा गया है जो कि हमारा 15 है, तो आप 20 बनवा के लेके जाइएगा। कम से कम 20 फ़ोटो लगेंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फ़ोटो थे वही वाला फ़ोटो इसमें भी लगेगा। फिर हम यहाँ पे नीचे हैं, नीचे आएंगे तो हमारा इसमें सेट बनवाने होते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से दिखेगा सेट 1 सेट 2 सेट 3 इस प्रकार से हमारा बनवाना है। तो सेट 1 में हम पहले चल जाते हैं। तो सेट 1 में हमारा यह दिया हुआ है, पहले अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल लगेगा। पहली बात तो 3 अटेस्टेशन फॉर्म लगेंगे नागपुर डिवीजन में, आपको बता देते हैं। नागपुर डिवीजन में 3 अटेस्टेशन फॉर्म जिसमें तीनों को पहले प्रिंट आउट कराना है उसके बाद भरना है अलग अलग, तो वो हमारा ओरिजिनल हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक प्रिंट आउट करके भर के उसका फोटो कॉपी करा ले, ऐसा नहीं करना है। 3 कॉपी प्रिंट आउट कराना है, तीनों को अलग अलग भरना है नागपुर डिवीजन में। तो इसलिए हमारा सेट 1 में जो लगेगा अटेस्टेशन फॉर्म वो ओरिजिनल लगेगा। फिर इसमें हमारा पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि हमें बनवाना पड़ता है, तो हमारा सेट 1 में भी ओरिजिनल लगेगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। फिर हमारा है करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये भी हमारा ओरिजिनल लगेगा, 2 कॉपी लगेगा। ध्यान रखना 2 कॉपी ओरिजिनल लगेगा। इसके बाद हमारा है पैन कार्ड। पैन कार्ड में हमें क्या करना है कि फ़ोटोकॉपी लगा लेना है जो भी आपका पैन कार्ड है। फिर आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगा लेना है। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रेलवे फॉर्मेट बनवा रखे थे वहीं वाले से काम चल जाएगा। तो अगर आपके पास वो है तो ओरिजिनल लेके जाना है, अगर ओरिजिनल जमा हो गया है तो फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, या फिर नहीं है तो फिर बनवा लीजिएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर का है, तो इसमें सर्विस बॉन्ड जो कि हमारा डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड होता है उसको एक ओरिजिनल हमें लेके चलना है। तो हमारा जो सेट 1 में हमें 7 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल रहेगा जो 1 कॉपी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा जो 1 कॉपी रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 रहेंगे जो कि हमारे ओरिजिनल रहेंगे, पैन कार्ड 1 रहेगा फोटो कापी, आधार कार्ड 1 रहेगा फोटो कापी, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेंगे। इसके ओरिजिनल हो या फोटो कापी हो दोनों चल जाएगा। उसके बाद हमारा सर्विस बॉन्ड जो है ओरिजिनल रहेगा। तो ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है सेट 2। सेट 2 में हमारा देख सकते हैं कि सबसे नंबर 1 दिया हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म। तो अटेस्टेशन फॉर्म भी यहाँ पे हमें पहले प्रिंट आउट करके उसको भरना है, इस प्रकार से भर सकते हैं। तो अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे ओरिजिनल लगेगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे ओरिजिनल बनवा सकते हैं तो ओरिजिनल, नहीं तो फोटो कापी चल जाएगा, जो कि सेट 1 के लिए हम बनवाएंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उसी का फोटो कापी भी यहाँ पे चल जाएगा। अगर आपके पास समय है और बनवा सकते हैं तो आप ओरिजिनल भी बनवा सकते हैं। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी हमें लगेगा जो कि फोटो कापी भी चल सकता है और ओरिजिनल भी चल सकता है। अगर आप फोटो कापी कराना चाहते हैं तो जो सेट 1 में करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे लगाने के लिए उसी का फोटो कापी यहाँ पे लगा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। तो हमारा सेट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सेट 3। तो जो हमारा सेट 3 था इसमें भी एक ओरिजिनल लगेगा अटेस्टेशन फॉर्म जैसे सेट 2 में लगा है। उसके बाद इसमें भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगेगा जैसे सेट 2 में लगा है, या तो ओरिजिनल हो या तो फोटो कापी हो। उसके बाद हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा इसमें भी जैसे कि हमारा सेट 2 में लगा है, सेम टू सेम सेट 2 में जैसे लगाए उसी प्रकार से इसमें भी लगाना है। ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, अगर बनवा सकते हैं तो ओरिजिनल, नहीं तो फिर फोटो कापी लगवाएंगे। फोटो कापी जो होगा हमारा सेट 1 में जो सेट 1 के करेक्टर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसी का फोटो कापी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारा सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमें अरेंज करके भी वहाँ पे लेके जाना है। अब इसमें नीचे आएंगे तो हमारा सेट 4 दिया है, इसमें नीचे आ जाते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेट 4 दिया है, तो 4 सेट में हमारा क्या करना है कि कास्ट सर्टिफिकेट दिया है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके 2 फोटो कापी लगेंगे। तो 2 अलग से फोटो कापी लगेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट के। आपके पास है ओरिजिनल तो उसकी फ़ोटो कापी करवा लीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल जमा हो गया है तो अभी आपको फ़ोटो कापी उसी का रखे हैं तो उसका फ़ोटो कापी लेके जाना है, नहीं है तो फिर बनवा लीजिएगा। तो हमारा 4th सेट में 2 कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी ले जानी है। फिर इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा जो पोस्ट मेडिकल फिट प्रोसीजर के बाद जो डॉक्यूमेंट लगता है जैसे कि हमारा एनपीएस, तो एनपीएस का यहाँ पे सेट 1 दिया है, सेट 2 दिया है, सेट 3 दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक हमारा एनपीएस सेट में सेट 1 में जो दिया है हमारा कैंसल चेक लगेगा। कैंसल चेक का मतलब कि आपका एक चेकबुक लगेगा। ध्यान रखना कि चेकबुक आपका लगेगा, ओरिजिनल होगा। इसमें पहले सेट 1 में मांगा गया है ओरिजिनल प्लस उसके साथ फोटोकॉपी। तो आपका चेकबुक किसी भी बैंक का हो सकता है, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो बनवा लीजिएगा। बिना चेकबुक के पेमेंट नहीं आते और बिना चेकबुक के आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको एक चेकबुक लगेगा ओरिजिनल के साथ एक फ़ोटोकॉपी। फिर उसके बाद बैंक का पासबुक लगेगा जो कि हमारा फ़ोटोकॉपी लगेगा। ओरिजिनल तो हमें लेके चलना है, उसके साथ साथ फ़ोटोकॉपी लेके चलना है। फिर पैन कार्ड, यहाँ पे भी एक हमारा फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड का भी यहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद 10th की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसका एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगेगा। तो हमारा ये हो गया एनपीएस का सेट 1। तो एनपीएस के सेट 1 में इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर एनपीएस के सेट 2 में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कैंसल चेक, जो चेकबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, बैंक के पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, पैन कार्ड के एक फ़ोटोकॉपी लगेगा, आधार कार्ड का होगा और उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। जैसे हमारा सेट 1 में था सेम टू सेम सेट 2 में भी लगे। फिर सेट 3 में आ जाएंगे तो सेट 3 में हमारा है कैंसल चेक, सेम वही जैसे सेट 2 में था, बैंक का पासबुक, उसके बाद हमारा पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर उसके बाद 10th की जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो 10th की मार्कशीट लगती है वो लगेगा। तो हमारा सेट 1 हो गया एनपीएस सेट 1, एनपीएस सेट 2, एनपीएस सेट 3। इस प्रकार से हमें बनवाना है, 3 कापी इसको बनवा के लेके चलना है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि मतलब कि इसके बाद जो हमारा 4th सेट है यहाँ पे ओथ सर्टिफिकेट है। तो ओथ सर्टिफिकेट यहाँ पे एक जो आया हम लोगों को फॉर्म देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक ओथ फॉर्म आया है, उसको ब्लैंक लेके जाना है, वहाँ पे भरना वरना नहीं है, तो उसको ब्लैंक लेके जाना है। तो ओथ फॉर्म लेके जाना है एक। उसके बाद हमारा गैजेटेड ऑफिसर से जो 5वां सेट है यहाँ पे अलग से लग रहा है, जो गैजेटेड ऑफ इंडिया, इसमें एक भारत का राजपत्र के नाम से एक जो पेज आया है उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है, भरना नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट करके लेके जाना, भरना नहीं। तो इतने हमारे लगेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कितने सेट लगेंगे मैंने बता दिया, और कितने फ़ोटो लगेंगे, कितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा सेट लगेंगे, इसको मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा सेट 1 का है, सेट 2 का है, सेट 3 का है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको नीचे कर देते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने बनवाने हैं। एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप इतने रेडी होके जाना है, इससे ज़्यादा ही करना है, इससे कम नहीं करना है। फिर इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला था हमारा 4th जो ओथ था और एक गैजेटेड ऑफ इंडिया था। तो ये वाला हमारा फोटोकॉपी। अब चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेज में कि डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि नागपुर डिवीजन में केवल 4 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कुछ नहीं करना है, केवल 4 ही डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और उसी को बनवा के लेके चलना है। तो इस पर हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पहला वाला डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म का है, देख सकते हैं। तो अटेस्टेशन फॉर्म इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा है अटेस्टेशन फॉर्म जो कि हमारा नागपुर डिवीज़न का है। तो नागपुर डिवीज़न का अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। तो आपको इसको ऊपर ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो वहीं लगानी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फ़ोटो लगी थी। तो आपको एक सिंपली सी एक फ़ोटो चिपका देनी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे पहले पॉइंट में यहाँ पे भरना है आपका नाम और फादर नेम भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे पहला नाम लिखना है। जैसे कि आपने मान लीजिए 3 नाम है, जैसे आशीष कुमार पटेल है तो इस वाले सेक्शन में लिखना है आशीष कुमार और नीचे वाले पे यहाँ पे सरनेम लिखना है। ऊपर लिखना है आशीष कुमार और नीचे लिखना है सरनेम। तो मतलब कि ऊपर फर्स्ट नेम और नीचे लास्ट नेम लिखना है इस तरीके से। तो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए आपका 2 नेम है तो ऊपर जैसे आशीष पटेल है तो यहाँ पे लिखना है आशीष और यहाँ पे नीचे लिखना है पटेल। तो सरनेम नीचे रहेगा
और फर्स्ट नेम ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे आशीष हो जाएगा, यहाँ पे नीचे पटेल हो जाएगा। इस प्रकार से भरना। यहाँ पे राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे फादर नेम भरना है। तो यहाँ पे अगर फादर नेम में जैसे आपके दो नाम है, दो नाम का है, तो जैसे यहाँ पे पहला नाम लिखना है, मान लीजिए कि अजय, तो यहाँ पे लिखना है अजय और नीचे आपको यहाँ पे लिखना है पटेल। सरनेम यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखना, ऊपर नाम लिखना है और नीचे सरनेम लिखना है। सरनेम नीचे वाले लाइन में लिखना है और ऊपर वाले में आपको नाम लिखना है। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नीचे इसमें आएंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर में आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है फुल, उसको इस वाले सेक्शन में पूरा फुल प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जिसमें थाना भी रहेगा। ध्यान रखना कि आपको थाना भी भरना है, पिन कोड के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ फुल प्रेजेंट एड्रेस भरना है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 का ए है, 3 के ए में हमें होम एड्रेस भरना है। तो होम एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस भरना है। आपका होम एड्रेस जो भी हो, परमानेंट एड्रेस, उसको भर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का जो प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम होता है, तो आप दोनों सेम भर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो अलग भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 3 का बी है, तो 3 का बी अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि बाहर से हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे नो लिख के खाली छोड़ देना है। तो हमारा 3 का बी हो गया। फिर इसके बाद नीचे इसमें आएंगे तो देखेंगे कि 3 का सी दिया हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें लिखा गया इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड एड्रेस ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मतलब कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, आपके घर के आसपास जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसके जो इंचार्ज है उनका यहाँ पे नाम लिखना है। इस प्रकार से नाम लिखना है। उसके बाद उस पुलिस जो हमारा पुलिस थाना है उसकी कंप्लीट एड्रेस देना है। तो यहाँ पे इंचार्ज का नाम लिखना है और पुलिस थाना का कंप्लीट एड्रेस देना है। तो आप पता कर लीजिएगा आपके घर के आसपास जो भी है, क्योंकि ये वाला अच्छे से भरिएगा। जो हमारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो अटेस्टेशन फॉर्म इसी वाले एड्रेस पे जाएगा। तो अपने थाना का जो भी इंचार्ज होगा उसका नाम लिख दीजिएगा और एड्रेस लिख दीजिएगा। तो हमारा 3 के बी में ये वाला चीज़ भरना है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर 4 मिलता है। पॉइंट नंबर 4 में एक आ गया है, ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में यह है कि अगर आप घर के बाहर 5 साल के अंदर कहीं पर भी रहे हो, प्राइवेट जॉब करने के उद्देश्य से, गवर्नमेंट जॉब करने के उद्देश्य से, पढ़ाई करने के उद्देश्य से, किसी भी वजह से घर से बाहर 5 साल के अंदर रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2020 से आप रहे थे तो 2020 में यहाँ लिखना है डेट 2020 का, और मान लीजिए अभी तक रह रहे हैं तो अभी तक का डेट लिखना है, और कहाँ रह रहे थे, कौन सा ऑफिस तक, किस लिए रह रहे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आप घर पे रह के स्टडी किए हैं या फिर मान लीजिए घर के बाहर कहीं कोचिंग वोचिंग करने के लिए स्टडी किए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आप नहीं देना चाहते, जैसे कि पढ़ाई के उद्देश्य से मान लीजिए कि आप कोचिंग के उद्देश्य से बाहर गए थे, नहीं देना चाहते, तो आप घर का एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम मतलब घर पे थे। देखिए जैसे इन्होंने लिख रखा है कि बाई बर्थ, हम जन्म से अभी तक हम घर पर ही थे, हम कहीं नहीं गए, तो घर पे ही अध्ययन किए, घर पे उसकी एड्रेस दे देना। और ये उन्हीं का डॉक्यूमेंट है जो अभी ज्वाइन करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही भरा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, इस तरीके से भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर जो हमारा 4 का बी पार्ट है इसमें दिया है। तो इसमें आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया है। तो आपके जितने भी फैमिली में हो, जैसे मम्मी है, पापा हैं, उसके बाद भाई बहन, जो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी शादी हुई है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें पहले वाले में आपको नाम लिखना होता है, जो भी, जैसे कि फादर में आपको फादर नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इसमें यहाँ वाले सेक्शन में नेशनलिटी कौन सी है, तो इंडियन होंगी। उसके बाद बर्थ प्लेस, उनका जन्म स्थान क्या है, तो आप जन्म स्थान पूछ लीजिएगा, उसको भरना है। उसके बाद वो करते क्या है, पुलिस है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, फार्मर है, जो भी है, आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस अगर है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों को मिला के एक ही में भर दीजिए। जैसे इन्होंने केवल परमानेंट एड्रेस भरा है, क्योंकि इनका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम था, इन्होंने परमानेंट एड्रेस राइट साइड में भर दिया, सभी का सेम था तो भर दिए। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे मदर नेम लिखना है। इसके बाद नेशनलिटी उनकी जो भी है, जन्म स्थान, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर परमानेंट एड्रेस। आपकी शादी हुई है तो वाइफ हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ब्रदर हैं जो भी हैं तो 1 और 2 आप उनका नाम लिख सकते हैं, सिस्टर है तो सिस्टर का। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है, इस प्रकार से इसको भरना है, अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ दिया जो 5 का ए पार्ट है, वो जो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी शादी हो गई मान लीजिए और आपके बच्चे हैं और घर विदेश में रह रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसकी शादी हुई हो, तो आप इसको नो लिख के इस प्रकार से खाली रख देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा है पॉइंट नंबर 6
तो पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं कि ऑप्शन नेशनलिटी पूछा गया है, तो आपको सिंपली इंडियन लिख देना है इस प्रकार से। फिर पॉइंट नंबर 7 में ए बी सी दिया है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ए में तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद बी में हमारा प्रेजेंट एज लिखना है, मतलब कि वर्तमान आयु आपकी कितनी है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ से के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो उसको लिख देना है। इसके बाद हमारा जो सी है, इसके में आपने क्लास 10th कब कंप्लीट किया था, जो ये सी देख सकते हैं वाला दिखा हुआ है, तो इसमें आपने क्लास 10th कब कंप्लीट किया था, मतलब कि आपकी उम्र क्या थी जब आपने कक्षा 10 पास किया था, तो उसका हमें एज लिखना है। तो मान लीजिए इन्होंने लिखा 16 ईयर, 16 साल के थे जब कक्षा 10 पास किए थे, तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 में भी ए बी सी 3 पार्ट दिया हुआ है। इसमें लिखा है पहले पे प्लेस ऑफ द बर्थ, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका स्टेट, ठीक है। तो आपका जन्म स्थान, तो आपको यहाँ पे जन्म स्थान लिखना है, जो भी जन्म स्थान हो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद आपका स्टेट लिख देना है। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 का ए कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद 8 का बी पार्ट में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद स्टेट लिख देना, जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है। पॉइंट नंबर सी में लिखा गया है कि आपके जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट लिखना है इस प्रकार से। तो आप क्योंकि जो भी आपका पिताजी का डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, वहीं आपका भी होगा, तो इस प्रकार से इसको भर देना। तो पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, पॉइंट नंबर 9 में ए पूछा गया कि जो ए, पॉइंट नंबर 9 के ए में पूछा गया कि आपकी रिलीजन क्या है। तो आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, मुस्लिम धर्म है, जो भी है, तो आप उसको लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 का जो बी पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तब तो आपको यहाँ पे यस लिखना। अगर आप और कैटेगरी के हैं, EWS OBC UR के, तो आपको यहाँ पे नो भर देना। इस प्रकार से हमारा पॉइंट नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें नीचे आ जाएंगे तो हमारा है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, जो कि आप पिछले 15 सालों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, जिसमें आप पहले वाले सेक्शन में आप देंगे क्लास 10th का, फिर दूसरे वाले में देंगे आप 12th का, तीसरे वाले में अगर ITI किया है तो ITI, और चौथे वाले में ITI के बाद कोई कोर्स किया है, तो इस प्रकार से हमें भरना है। इसमें हमें क्या भरना होता है, स्कूल का कॉलेज का नाम लिखना होता है पहले वाले में, इस कॉलेज में। फिर इसके बाद आपने इस वाले सेक्शन में क्या करना है कि आपने कब ज्वाइनिंग की थी, मतलब कि एडमिशन कब लिया था, तो आपको ईयर लिख देना है, या फिर आपको डेट पता है तो डेट लिखना है, नहीं तो सिंपली आप ईयर लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिख रखा है 2016, 2018, 2020, तो आपको ईयर लिख देना है। और डेट ऑफ लिविंग, तो आपकी जो लिविंग डेट है, मतलब आपने कब कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको वो डेट लिख देना। और यहाँ पे कोर्स का नाम है वो लिख देना। जैसे कि आपने हाई स्कूल किया था, जैसे इन्होंने लिखा है 9 to 10th, तो इन्होंने 2 साल का लिखा है इस प्रकार से, तो आप हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट, क्लास 12th में इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा किया है डिप्लोमा, ITI किया तो ITI। ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्म है ये ओरिजिनल है। अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसने इन्होंने गड़बड़ भर रखा है, आप इस तरीके से भी भर सकते हैं। आपको डेट एग्जैक्ट पता है तो डेट भरिए, नहीं तो ईयर भर दीजिए। यहाँ पे भी अगर डेट एग्जैक्ट पता है लिविंग का तो भरिए, नहीं तो ऐसे ईयर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है, पहले वाले में स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। तो हमारा इस प्रकार से 4 जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप इसको भर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे इसमें, तो हमारा यहाँ पे जो 11th का ए है, 11th के ए में है कि आप वैसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें 2 सेक्शन दिया गया है, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे डेट लिखना है, कब ज्वाइन किए थे, यहाँ पे कब छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे कौन सी जॉब है, क्या नेचर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कहीं पर अभी तक मतलब कि गवर्नमेंट जॉब नहीं किए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आप इसको नो लिख के ऐसे खाली छोड़ देना है। जो स्टूडेंट पहले जॉब कर चुके हैं या फिर जॉब करके छोड़ चुके हैं, उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। तो 11 का ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा 12 में। तो 12 का जो हमारा पार्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपसे पर्सनल, उसके बारे में पूछा गया है कि आपको कभी अरेस्ट किया गया है क्या, आपको कभी अंडर डिटेंशन सेंटर रखा गया है, पुलिस कभी गिरफ्तार करके ले गई, कभी अब लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे ABCD करके H तक पार्ट दिया हुआ 12 का ए वाले सेक्शन में इस प्रकार से दिया है। तो आपको सभी में ऐसे टिक मार देना है। अगर यस किसी में हो तो आपको यस पे टिक मारना है, नहीं तो सभी में ऐसे नो पे टिक कर देना। देख सकते हैं ऐसे टिक लगा हुआ है, तो आपको भी ऐसे सिंपली कर देना है। इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है। फिर इसमें जो हमारा 12 का जो बी पार्ट है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बी पार्ट दिया हुआ है। तो बी पार्ट में ये कहा गया है कि अगर आपने मान लीजिए किसी में भी यस किया है, जैसे मान लीजिए इसमें यस कर दिए हैं,
तो यस किए हैं, तो इसमें उसकी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आपने मतलब किस वजह से किया गया था, मतलब गिरफ्तार किया गया था, किस वजह से पकड़ा गया था, जो भी है। तो आपको इसमें रीज़न लिखना है। मान लीजिए किसी में भी यस किए हैं तो उसका यहाँ पे रीज़न देना है। अगर आप सभी में नो पे टिक किए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो जो 12 का सेकेंड पार्ट है इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपका 12 का ऊपर वाले में किसी में भी यस किए हैं तो 12 के सेकेंड पार्ट में उसका रीज़न देना है, उसका मतलब एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्या हुआ था, क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल्स भरना है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 13 में आ जाएंगे। तो आपको 2 विटनेस चाहिए। 2 विटनेस में आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं, घर के मेंबर भी हो सकते हैं, सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनका यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिखना है। ध्यान रखना, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद दूसरा विटनेस का भी नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। इस प्रकार से हमें 2 विटनेस चाहिए जो कि आपके बारे में अच्छे से बता सके अगर उनसे पूछा जाए तो। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों का नाम लिख दे जो आपके मतलब कि प्रॉब्लम कर दें। तो ऐसे लोगों का नाम नहीं लिखना है, आस पड़ोस के कोई भी हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं। 2 विटनेस आपको चाहिए, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद डेट लिखेंगे, किस डेट को सिग्नेचर कर रहे हैं, और प्लेस लिख देंगे, स्थान लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे तो यहाँ से काम चल जाएगा। इसके बाद हमारा अटेस्टेशन फॉर्म एक कंप्लीट हो जाता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म था जो कि हमारा नागपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में के अंतर्गत दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो हमारा एक जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। और हाँ, वो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है वो 3 अटेस्टेशन फॉर्म लगेंगे जो नागपुर डिवीजन में लगेंगे। तो आपको पहले 3 ऐसे सादा प्रिंट कराना है और तीनों को फिर अलग अलग भर के लेके जाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम आ जाएंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे इसमें तो हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना है और ये हमारा इस प्रकार से बनवाना होता है। तो इसमें आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए इतने लोगों से आप इसको अटेस्टेड करवा सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर हो उससे करवा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एसडीएम हो जिसको कहते हैं, उसके बाद तहसीलदार से भी करवा सकते हैं, प्रिंसिपल करवा सकते हैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल होते हैं उनसे करवा सकते हैं, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर हो तो उससे भी करवा सकते हैं। इतना ऑप्शन दिया गया है, इतने लोगों से आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर इसमें बनवाते क्या है तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना, फिर आपको फादर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड लिखना है। तो 1 ईयर भी लिख सकते हैं, 2 ईयर भी लिख सकते हैं, 3 ईयर भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने 1 ईयर लिखा है तो 1 ईयर यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे मंथ लिख सकते हैं, 0 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो आप जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग भर के ले जाइएगा। तो 1 ईयर और इन्होंने 0 मंथ डाला है तो आप इस प्रकार से टाइम पीरियड लिख देना। उसके बाद जो भी गैजेटेड ऑफिसर है आपका वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे मोहर लगा देंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है करके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। और ये हमारा जो है चुना मतलब कि यहाँ प्लेस लिख देना और यहाँ पे डेट लिख देना किस डेट को यह सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमें बनवाना है। एक बार फिर से बता देते हैं, इतने लोगों से हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे नाम लिखना था, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ के हैं वो ऑफिस, और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा उनका, यहाँ पे डेट और इनके ऑफिस का मोहर रहेगा जो भी है। इस प्रकार से बनवा के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट करवा सकते हैं। जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पे नागपुर डिवीजन में 3 लगता है। तो आप चाहें तो एक बनवाकर उसके फोटोकॉपी लगा सकते हैं, और आपके पास अगर चाहें तो उसको 3 ओरिजिनल बनवा सकते हैं। आपके दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आप फोटो कॉपी करवा, एक ओरिजिनल बनवा के 2 फोटो कॉपी करवा सकते हैं, या फिर तीनों ओरिजिनल बनवा सकते हैं। 3 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगेंगे हमारे नागपुर डिवीजन में। फिर इसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो जो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है ये नागपुर डिवीजन में 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं। अभी से मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि एक ही पेज पे 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट नागपुर डिवीजन में बनवाने हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक ही पेज पे 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। और दूसरी बात ये बता देते हैं कि ऐसा नागपुर डिवीजन में ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया था वहाँ से बनवाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किए वहाँ से बनवाएं। आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर को पकड़िए, 2 गैजेटेड ऑफिसर को पकड़ना है, क्योंकि इसमें 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। दोनों, जैसे पहला एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये हमारा फर्स्ट गैजेटेड ऑफिसर से होगा, और दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट ये सेकेंड गैजेटेड ऑफिसर से होगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी घर के आस पड़ोस से तहसील, एसडीएम, प्रिंसिपल, एचओडी, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, प्रिंसिपल हो सरकारी स्कूल के, उनसे बनवा सकते हैं।
इसमें क्या करना है कि आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है पहला वाला, इसमें सिंपली आपको यहाँ पे फुल नाम लिखना है, यहाँ पे फुल नेम लिखना है, मतलब फादर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे टाइम लिखना है, 2 ईयर 5 मंथ इन्होंने भर रखा है, आप यहाँ पे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जो भी भर सकते हैं। यहाँ पे मंथ में भी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी भरना चाहते हैं भर सकते हैं। इसके बाद चले जाना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास, उनका ऑफिस का जो एड्रेस है वो लिख देना है, डेट लिख देना है, किस डेट को सिग्नेचर कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना है, उसके ऑफिस का मोहर लगवा देना है। इस प्रकार से हमारा पहला करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे तो हमारा सेकंड करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। सेकंड करेक्टर सर्टिफिकेट ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको फुल नेम लिखना है और यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे टाइम लिख देना है, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जो भी है आपका अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा पहले से, और यहाँ पे मंथ भर देना है। फिर उसके बाद चले जाना है दूसरे गैजेटेड ऑफिसर के पास, किसी के पास भी चले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, जो भी एड्रेस है ऑफिस का, डेट लिखना है, किस डेट को सिग्नेचर मोहर कर रहे हैं, यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा और ऑफिस का मोहर रहेगा। तो हमारा 2 करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें 2 करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब एक ही पेज पे बनवाने होते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारा नागपुर डिवीजन में है 3 सेट लग रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के। एक तो हमारा जो ओरिजिनल बनवाया है इसका, और दूसरा इसका फोटो कापी रहेगा, तीसरा भी इसका फोटो कापी रहेगा। इस प्रकार से बनवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था कि पहले एक स्टूडेंट का था और मैंने एक और स्टूडेंट का भी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा होगा। तो हमारा है दूसरे स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट, देख सकते हैं इन्होंने भी वैसे बनवाया है। यहाँ पे नाम लिखा है और यहाँ पे फादर नेम रहेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड इन्होंने 4 ईयर डाला है, यहाँ पे 2 मंथ डाला है, यहाँ पे प्लेस का था और यहाँ पे डेट था, और इन्होंने ऑफिसर से सिग्नेचर करवा रखा है और मोहर लगवा रखा है। इन्होंने सरकारी अस्पताल शिक्षण संस्थान से मतलब कि सरकारी स्कूल था उसका ऑफिस का मोहर लगवा रखा है, इन्होंने इस प्रकार से बनवाया था। फिर इन्होंने जो दूसरा बनवाया वो किससे बनवाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा वाला सरकारी अस्पताल के ऑफिसर से इन्होंने अटेस्टेड करवाया। तो आप भी किसी से करवा सकते हैं। इस प्रकार से नाम लिखे थे इन्होंने, फुल नेम लिखा था, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे टाइम लिखा था 3 ईयर 1 मंथ, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट, और सिग्नेचर करवा के अटेस्टेड करवा लेते हैं। किसी से भी करवा सकते हैं, कोई भी हो, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला जो था हमारा वो कोई अलग स्टूडेंट था और एक किसी दूसरे स्टूडेंट का। मैंने 2 स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रखा है, दोनों ही नागपुर डिवीजन का है, अलग अलग कहीं नहीं। इस प्रकार से बनाना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं तो हमारा जो लास्ट यहाँ पे हमने बताया ना 3 डॉक्यूमेंट हो गए। पहला अटेस्टेशन था, दूसरा आइडेंटिटी था, तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट था, चौथा जो हमारा डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है जो कि हमारा नागपुर डिवीजन का है। तो इसको बता देते हैं कैसे बनवाना है। ये वाला जो हमारा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है 3 स्टूडेंट का लगाया है, मैं तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आप पहले वाला जो स्टूडेंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने भर रखा है, तो यहाँ पे किस डेट को यह बना था वो डेट लिखना है सिंपली। इस प्रकार से एक पेज देंगे, मैं बता देता हूँ इसको बनवाने का तरीका। इस प्रकार से एक पेज दिया जाता है नागपुर डिवीजन में जो एक ही पेज का होता है। ठीक है, इसको लेके प्रिंट आउट करके लेके चले जाना है अपने तहसील में, जो भी है आपके पास तहसील कोर्ट कचहरी, वहाँ पे एडहेसिव स्टाम्प लगवाना है, स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प लगवाना है, और उसके बाद इसको नोटरी फॉर्मेट में ऐसे करवा के बनवा लेना है। ठीक है, इसी पेज को प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, ये पहले स्टूडेंट का है। फिर इसके बाद मैंने एक और स्टूडेंट का लगा रखा है, इस प्रकार से बना हुआ है, ये दूसरे स्टूडेंट का है। इसके नीचे एक और स्टूडेंट का है, तीसरे स्टूडेंट का, मैंने 3 स्टूडेंट का लगाया है। तो आप देख सकते हैं, मैं क्लियर हो जाए आपको, कोई कन्फ्यूजन ना हो। सभी लोगों ने ऐसे बनवाया है तो आपको भी ऐसे ही बनवाना है। आपको सिंपली एक पेज है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। इस प्रकार से प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपका फुल नेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है फादर नेम भी लिख सकते हैं, मदर नेम भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका। इस प्रकार से यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा एड्रेस, ये वाला कंप्लीट एड्रेस भरना होता है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये वाला जो सेक्शन है एंड के बाद जो भरना है, तो यहाँ पे जिसका नाम भरेंगे जो श्योरिटी देगा आपको। तो ध्यान रखना कि नागपुर डिवीजन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो आपका श्योरिटी दे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, किसी को भी आप श्योरिटी बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो उसी को ही श्योरिटी बनाना है, ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नॉर्मल जो होते हैं इंसान उनको नहीं एक्सेप्ट करते। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है जिनको श्योरिटी बनाना है। इसके बाद इनके यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, फिर जो श्योरिटी दे रहे हैं उनका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से एड्रेस लिख देना। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस वाले को खाली रखना है, वहीं पे बताएंगे कि हमें क्या भरना होता है। और यहाँ पे जो है ना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे नागपुर लिख देना है। ए वाले को खाली रखना है, इसको नागपुर लिख देना है। फिर ये हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो जाता है। इस पेज पे फिर नीचे आएंगे
नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा 2 विटनेस चाहिए होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 विटनेस है। पहली बात तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जो भी स्टूडेंट होंगे उनका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे नीचे उनका फुल नेम रहेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर। यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम, ऊपर स्टूडेंट का सिग्नेचर। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब कि जो भी गार्जियन होंगे, फादर होंगे, जो श्योरिटी देगा, तो श्योरिटी का यहाँ पे नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है। उसके बाद रिलेशन लिखना है, आपसे रिलेशन क्या है उनका, ठीक है, जो भी आपको श्योरिटी दे रहा है। अगर फादर है तो ठीक है, अंकल हैं या फिर मदर हैं, जो भी है, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है और यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द फादर या फिर गार्जियन, आप श्योरिटी उन्हीं को बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पे उनका नाम सिग्नेचर रहेगा और इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। इस प्रकार से हमारा श्योरिटी का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें 2 विटनेस चाहिए, विटनेस 1, विटनेस 2, जो आपको जानते हो, ध्यान रखना 2 विटनेस चाहिए जो कि आपको जानते हो। ये विटनेस गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। पहले आपको सिग्नेचर कराना होगा, उसके बाद नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद उनका एड्रेस लिखना होगा और मोबाइल नंबर लिखना। ध्यान रखना, एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर लिखना है। इस प्रकार से न सिग्नेचर ऊपर रहेगा, फिर नाम रहेगा, फिर एड्रेस रहेगा, फिर मोबाइल नंबर रहेगा। इसमें दिख नहीं रहा है तो हम एक दूसरे स्टूडेंट का नीचे लगा रखा है, मैं उसमें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको बनवाना कैसे, मतलब कि भरना कैसे। तो दूसरे वाले स्टूडेंट पे चलते हैं। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, तो ये पहले स्टूडेंट का था, तो जो कि नागपुर डिवीज़न का है, मैं नीचे भी लगा रखा हूँ, ये भी नागपुर डिवीज़न का ही है। ये दूसरे स्टूडेंट का है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, देखते इसमें अच्छे से दिखेगा। तो फिर से इसको बता देते हैं कि एक बार कन्फ्यूजन ना हो किसी को ही। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं मेड ऑन, तो यहाँ पे डेट लिखना है, किस डेट को ये बना गया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम होगा। यहाँ पे फादर नेम लिखना, आप अपने फादर नेम का लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे, जो भी एड्रेस आपका होगा वो एड्रेस भर देंगे, ठीक है। फादर नेम और मदर नेम इसमें यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। फिर नीचे यहाँ पे देखो इन्होंने खाली रख रखा है, एंड के बाद खाली रखा है, तो यहाँ पे खाली नहीं रखना है इसको। जो भी श्योरिटी आप जिसको बना रहे हैं, आप किसी को भी श्योरिटी बना सकते हैं, कोई गार्जियन हो उसको बना सकते हैं या फिर अपने पिताजी को भी श्योरिटी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखना है जो आपको श्योरिटी दे रहा है, और नीचे वाले में उनका एड्रेस लिखना है। मैंने जैसे ऊपर वाले वीडियो में बताया था, मतलब कि ऊपर वाले बॉन्ड में जैसे बताया था, तो उसी प्रकार से इसमें भी भरना है। इन्होंने खाली रखा है लेकिन इसको भरना पड़ेगा। इस प्रकार से ये वाला सेक्शन भर जाएगा और यहाँ पे इसको खाली रख देना और यहाँ पे लिख देना है नागपुर, ठीक है। इसको खाली रखना है, इसको यहाँ पे नागपुर लिख देना। इस प्रकार से भरेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यह असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे भी असिस्टेंट लोको पायलट, इस प्रकार से लिख देना। फिर नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, इसमें जो विटनेस है देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर रहता है और यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम रहेगा, और यहाँ पे जो आपका श्योरिटी देगा, गार्जियन हो या फिर फादर हो, यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, फुल सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे उनका फुल नेम होगा और यहाँ पे रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। आप किसी को भी गार्जियन बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। आपको जो क्या कहते हैं कि श्योरिटी देंगे वो कोई भी हो सकता है नागपुर डिवीज़न में। इसके बाद यहाँ पे 2 विटनेस लगते हैं जो आपको जानते हो, ध्यान रखना। तो उनको सबसे पहले ऊपर हमारा सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर कराना होता है, फिर यहाँ पे नाम फुल लिखना है, फिर उसके बाद फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, जो भी है मोबाइल नंबर वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी हमें जैसे कि सिग्नेचर करना है दूसरे विटनेस का, फिर उनका फुल नेम लिखना है, फिर उनका एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। अगर विटनेस आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी को भी विटनेस बना सकते हैं जो 18 साल से ज़्यादा हो और आपके जान पहचान के हो, उनको बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है ये हमें बनवाना है। मैंने 2-3 स्टूडेंट का डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड लगवा रखा है। एज वाला जो इंडिमिनिटी बॉन्ड है ये दूसरे स्टूडेंट का है, उसके ऊपर वाला दूसरे स्टूडेंट का। देखो इन्होंने सब सेम तरीके से बनवा रखा है, स्पेशल एडेसिव स्टाम्प लगता है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार से बनवाना है। ये जो हमारा ए वाला जो डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है ये 3rd स्टूडेंट का है, जो कि नागपुर डिवीज़न का ही है। देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने नागपुर भर रखा है, तो यहाँ पे नागपुर भर रखा है। और ये डीपीओ है तो ये वाला सेक्शन को खाली रखना है, खुद ही बताएंगे यहाँ पे क्या बनना है। बता रखा है मैंने पहले से। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप जिसको श्योरिटी बनाते हैं उनका नाम लिखना है, फिर यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, जो भी श्योरिटी होंगे। फिर इसको नीचे आ जाएंगे तो इस प्रकार से भर के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 विटनेस चाहिए होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे। यहाँ पे उनका डिटेल रहेगा जो श्योरिटी होते हैं, जो आपको श्योरिटी देना है। इस प्रकार से यहाँ पे विटनेस 1 होंगे, विटनेस 2 होंगे। विटनेस 1 का सिग्नेचर, विटनेस का फिर नाम रहेगा, उसके बाद
यहाँ पे उनका एड्रेस रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा। इस प्रकार से पिन कोड के साथ आप भर सकते हैं। और विटनेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते नॉन गवर्नमेंट को, तो जो विटनेस होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो अच्छी बात है। इस प्रकार से हमें DW इंडemnity बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। मैंने 3 स्टूडेंट का DW इंडemnity बॉन्ड लगाया है। ये पहले स्टूडेंट का है, और ये वाला जो हमारा DW इंडemnity बॉन्ड है ये दूसरे स्टूडेंट का है, और ये हमारा थर्ड स्टूडेंट का। तीनों जो है हमारा नागपुर डिवीज़न का ही है। तो आप इस प्रकार से बनवाना है। इस जो पेज देंगे उसको प्रिंट आउट करा लेना है, भर के लेके जाना है। स्पेशल और डीसी स्टैंप लगवाना है, इस प्रकार से बनवा देना है, ठीक है। और एक ही जो हमारा लगेगा DW इंडemnity बॉन्ड एक ही लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, तो उसी को बनवा के लेके जाना है। ये थी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें नागपुर डिवीज़न, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। केवल 4 ही डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजा जाएगा उसको केवल प्रिंट आउट करके कितना कापी लगेगा मैंने ऊपर बता रखा है कि जितने ही कापी लगेंगे। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इसका 2 कापी, इसका 3 कापी, तो उसको केवल प्रिंट आउट करके लेके जाना है। जैसे कि एनपीएस फॉर्म होता है, उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है, 3 सेट होता है। उसके बाद आपका जो ओथ सर्टिफिकेट है, शपथ पत्र है, उसको भी प्रिंट आउट करके लेके जाना है। उसके बाद जो भारत का राजपत्र है उसको भी प्रिंट आउट करके लेके जाना है। इस प्रकार से सभी को प्रिंट आउट करके लेके जाना है। और जो बनवाने के लिए केवल 4 ही है, जिसमें एक है अटेस्टेशन फॉर्म, दूसरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तीसरा है हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, और चौथा है हमारा डिटर्मिनेंटी बॉन्ड, जो कि ये वाला बॉन्ड है। इस प्रकार से इसको 4 ही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं नागपुर डिवीज़न में। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनवाना है, शांति से आप बनवा के लेके चलना है और ज्वाइनिंग कर लेना है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं डाउट क्लियर कर दूंगा और रिप्लाई करके। और इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन और डिस्कशन करना चाहता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आके जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैसेज करके भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।